नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। HMS फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। हरित क्रांति का सूत्रपात पंजाब से हुआ। पंजाब का किसान कर्मठ तो है ही, उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में हुई नई खोजों और तकनीकों को अपनाने में वह सबसे आगे रहा है। कृषि की उन्नत तरीकों की जानकारी किसानों को मिलती है कृषि मेलों से। आइए आपको भी ले चलते हैं एक ऐसे ही किसान मेले में जो हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था। इस साल किसान मेले का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक खेती है कि किसान वैज्ञानिक खेती के जरिए अपनी पैदावार में कैसे बढ़ावा कर सकता है, अपनी आमदन में कैसे बढ़ावा कर सकता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमने किया है कि पहले तो उनको किसान को ये अगवाई देनी, गाइडेंस देनी कि कौन सी फसलें बोएं और कौन से जो दूसरे धंधे हैं वो अच्छे रहेंगे उसके लिए। और दूसरा उसमें है कि बेशक कोई फसल हो, कोई और धंधा हो, पशुपालन का हो, मुर्गी पालन का हो, उसमें अच्छी किस्म हो, जहाँ उसकी अच्छी नस्ल हो पशु की, फिर ही उसको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अच्छी किस्म भी अच्छी पैदावार फिर ही दे सकती है जब उसमें जो उसका प्रबंध है, उसका सामने का तरीका है वो भी ठीक करे। जैसे खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं और जो चीज़ें डालनी हैं वो है तीन बातें हैं उसमें। पहली तो है कि वो जो इनपुट है जो सही हो, जो भी वैज्ञानिक ने सिफारिश की है। दूसरी बात है कि उसकी जो मात्रा है वो भी ठीक मात्रा में डाली जाए, ये ना हो कि वो कम मात्रा में है हो या उससे ज़्यादा हो, उससे भी नुकसान होगा। तीसरी बात है कि वो सही समय पर डाली जाए। सो वैज्ञानिक खेती में ये तीन बातें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब फसल पैदा हो गई उसको संभालना कैसे है, उसकी पैदावार कीमत में इजाफा कैसे करना है, उसको शोधना कैसे है और अच्छा मंडीकरण कैसे करना है। इस किसान मेले में बहुत ही तादाद में हज़ारों की गिनती में किसान आए हुए हैं और उन किसानों के लिए हमने जैसे अच्छे बीजों की बिक्री का इंतज़ाम किया है। इस साल PR 114 किस्म जो पैडी की निकाली है
उसका बीज भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो किसानों के लिए किताबें हैं, और इस साल खास हमने ये ख्याल किया है कि जो नए धंधे हैं, जैसे पशुपालन का है, मुर्गी पालन का है, ऐसे जो बागवानी की एक खास किताब है जो कि जिसमें खुम्बा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, फलों की खेती बारे में भी है, सब्जियों की खेती के बारे में भी है, वो किताब भी इस दफ़ा उसको रिवाइज़ करके शोध के किसानों को लिए दिया है। इसके अलावा एक क्रॉप कैलेंडर है, जिस कैलेंडर में हर एक महीने में जो किसान ने काम करना चाहिए वो दिया है, और उसमें तरीके भी हैं। सो उसका जब घर लगा है तो उसको पता चल जाता है कि ये काम हमारे समय में करने वाला है। पंजाब में गेहूं और धान की खेती जो है बहुत साल से शुरू हुई है, और इतने सालों में उगा रहे हैं। पंजाब की धरती जो है वो इसके कारण उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है, और इससे अलावा जो पानी का स्थल है नीचे वो बहुत नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो इससे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी वजह ये है कि जो इसकी कीमत भी, क्योंकि ये जो गेहूं और धान है दूसरी जो स्टेट्स हैं इंडिया की वहीं भी बहुत मात्रा में होने लगी है, तो इसको ज़मींदारों को अच्छा मूल्य नहीं मिलता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो पंजाब के किसान हैं उनको जो और धंधे हैं उनको अपनाना पड़ेगा और अपनाना चाहिए, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फलों की काश्त है, सब्जियां की काश्त है, फूलों की काश्त है, मधुमक्खी पालन की है, और मशरूम की कल्टीवेशन है, ताकि डेयरिंग है, ताकि जो किसान है वो गेहूं और धान में ना पीछे पड़े रहें। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि कुछ एरिए में वहाँ कपास होती थी कुछ साल पहले बहुत अच्छी, और 5-7 साल में ऐसा कुछ कीड़ों का ऐसा हमला होने लगा है कि उसकी उनको बहुत ही उपज कम मिलती है और ज़मींदार बहुत परेशान है। सो इसलिए जो यूनिवर्सिटी में फ़ैसला किया गया है कि किसानों को ऐसी सहूलतें दी जाएं या ऐसे उनको बताया जाए कि जैसे मेला लगा है, मेले में भी ऐसा ही काम हर स्टॉल पे आप देखेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर में है, हम उनको अच्छे अच्छे पौधे दे रहे हैं, अच्छी अच्छी किस्में, जो जैसे किन्नों की किस्म है संतरे की, और अमरूद की इलाहाबाद सदे किस्म है, इसी तरह पपीते की पूसा डवार्फ है, और जामुन की, लुकाट की, बारहमासी लेमन है। तो हम ये जो स्टैंडर्ड पौधे हैं यूनिवर्सिटी में जो नर्सरियाँ हैं उनमें इसकी पौध तैयार करते हैं, ताकि ज़मींदार को थोड़ा इधर टिकाऊ होए और उसका जो पैसे के आमदन है फार्म की वो बढ़े। इधर हमारा मकसद मेले में है कि बहुत ज़्यादा किसानों को, जो इतने किसान आए हुए हैं मेले में, उनको हम फलदार पौधे दें, ताकि उनको पता चले कि ये उनके जो किचन गार्डन है या ट्यूबवेल है वहीं लगा के देखेंगे कि कितनी कामयाबी है। जब वो देखेंगे कि हमें इसमें कामयाबी है तो वो इसको लार्ज स्केल में, कमर्शियल स्केल में भी उगाएंगे। और इसके लिए हमने पहले से ही जो पंजाब स्टेट है उसको 4-5 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि सभी प्रकार के बूटे सभी तरह के क्षेत्र में नहीं हो सकते। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र है वही हम आम और लीची का पैदावार करने के लिए बोलते हैं, जिसमें होशियारपुर का है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, रोपड़ का डिस्ट्रिक्ट है। तो कुछ एरिया में जैसे अमृतसर, जलंधर है, लुधियाना है, पटियाला है, वहीं हम उनको बताते हैं कि इनमें इस क्षेत्र में आड़ू की, आलूचे की, अमरूद की और नाशपाती की खेती बहुत अच्छी तरह हो सकती है। आपको बताना मैं खुशी महसूस करूँगा कि जो हमारे ज़मींदार हैं, कुछ जो उन्होंने फल उत्पादन शुरू किया है और फसल गेहूं धान से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमरूद में 35,000 रुपया प्रति एकड़ का कमा रहे हैं, और किन्नों में तो 50,000 प्रति एकड़ तक भी मिल सकता है।
इसलिए हम मेले में आप देखे हैं वक्रे वक्रे स्टॉल हैं, हम उनको जानकारी दे रहे हैं ताकि वो किस तरह कामयाबी से ये फल है वो पैदा कर सकें और अपनी आमदन है उसको बढ़ा सकें। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑफिस है अमृतसर में, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर कुलबीर सिंह दोसांझ हैं। उन्होंने मतलब इंस्पायर किया मुझे, और पहले मैं डेयरी फार्मिंग सिर्फ करता था, उसके बाद उन्होंने इंस्पायर किया तो ये इसको हम लोगों ने ट्राई किया। वेरके वालों को देखा, दूसरे पार्टीज़ को काम करते हुए देखा, उसके बाद मैंने ये अपने आप शूट किया है। मैं लगभग 2 साल से ये काम कर रहा हूँ जी, और मेरे पास तकरीबन 20-25 जानवर हैं जिनका मिल्क मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। गायें हैं मेरे पास, उसके बाद मैं इसकी प्रोसेसिंग खुद करता हूँ। मेरे पास बॉयलर है, मेरे पास स्टरलाइज़र है, होमोजेनाइज़र है, और बाकी सारा इक्विपमेंट जो कि इसके लिए ज़रूरत है मैंने अपना प्रोवाइड किया हुआ है, और मैं इसको अपने फार्म पे ही बनाता हूँ। जब विशेषज्ञ अपने दफ्तरों और वैज्ञानिक अपने प्रयोगशालाओं में बैठकर किसानों के हित की बात करते हैं तो वे प्रायः वास्तविकता से काफी दूर होते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब विशेषज्ञ खेतों में जाएंगे और वहां की परिस्थितियों के अनुकूल किसान भाइयों को परामर्श देंगे। पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। किसान के लिए लाभ हो, किसान का फलन बढ़े, एक साल में फलन तो बढ़े, दूसरा साल में भी बढ़े। जैसे उनका खेती में कभी पहले सूखा हो जाते हैं, बाद में सूखा हो जाते हैं, कभी पहले फ्लड हो जाते हैं, बाद में फ्लड हो जाते हैं, ये सबको देखते हुए एक स्कीम 3 साल पहले स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। हम लोग इसको IVLP कहते हैं। तो ये IVLP का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा गवेषणा में जो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लोग गवेषणा करके निकालते हैं उसको खेती में अप्लाई करने के लिए उसका एसेस करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमारा जो फार्मर बाजार में बेचने के लिए फसल कर रहे हैं उसके लिए भी लाभ हो, जो फार्मर अपना खाने के लिए भी फसल बोते हैं उसके लिए भी लाभ हो, अपना घर में दूध के लिए भी लाभ हो, बेचने के लिए भी लाभ हो। तो ये अलग अलग जिसको हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग होना है। इसीलिए ये स्कीम हमारा ICAR ने स्टार्ट किया था। तो ये स्कीम में हम लोग अभी तक 42 सेंटर में काम कर रहे हैं। जो हमारा कृषि अनुसंधान परिषद का जो संस्थान है एंड भारत वर्ष में जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक का एक टीम है जो लोग किसान को साथ बैठ के किसानों का समस्या क्या है, वो समस्या में उनका कौन सा समाधान उनके लिए ठीक होगा, जैसे उनका पारिपार्श्विक जो कंडीशन है, उनका जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनका जो अर्थनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी फिट करे। ऐसा नहीं है मैंने एक टेक्नोलॉजी बना दिया है सब किसानों के लिए ये होगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप देखते हैं जब आप अच्छा जगह से जब जरा आप सूखा खेती का तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं किसान लोग जो हमारा गवेषणा का जो टेक्नोलॉजी उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो एक गांव नहीं तो 2-3 गांव लेके करीब 1000 किसानों के साथ हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। ये हमारा काउंसिल का ही स्कीम है, लेकिन इसका जो फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा को देखते हुए
वर्ल्ड बैंक जो अभी एक नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जिसको आप NATP कहते हैं, वो NATP का अंदर में इसको फंड देंगे। जैसे हम लोग और भी 5 साल ये स्कीम को हम लोग कर सकते हैं। और अभी जो हम लोग 42 सेंटर में काम कर रहे हैं, हम लोग इसको कोशिश है कि इसको 70 और भी 28 सेंटर बढ़ा के 70 सेंटर में हम लोग इसका ऊपर काम करेंगे। जैसे ये स्कीम का फ़ायदा और भी किसानों के साथ और भी देश का दूर दूर जो जगह है, पहाड़िया जगह है, जो कोस्टल जगह है, ये सब जगह में भी इसका लाभ जाए। जहाँ हमारा कमर्शियल खेती होता है वो तो किसान बाज़ार में बेचने के लिए है, तो ये स्कीम में हमारा है वो जो बेचने के लिए जो फलन होगा उसको कैसे अच्छा से अच्छा फलन हो जिसके बाज़ार में उसका भाव ज़्यादा मिले। और जहाँ हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोडक्शन सिस्टम आप जानते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो प्रोडक्शन में हमारा एनवायरमेंटल कोई इशू आ गया, जैसे बहुत ज़्यादा खाद यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, सो उसमें जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब रहे हैं, हम ये स्कीम में देखना चाहते हैं हमारा फलन तो हो ऐसा ही हो जैसा हो रहा है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट हम ठीक ठाक देखें। जहाँ ये हमारा सुखाई खेती करते हैं 70%, उसमें हमको देखना है लो इनपुट क्या क्या हो सकता है जिसका कोई कॉस्ट ना हो, लो कॉस्ट इनपुट क्या क्या हो। आप जानते हैं बायो फर्टिलाइज़र है, ग्रीन मैन्योरिंग है, गाय के लिए भैंस के लिए घर में जो जो एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट उसमें क्या बैलेंस फीड बना सकते हैं, उसमें कैसे मिनरल मिक्सचर ऐड करके वो खाना देके गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, दूध भी अच्छा हो। तो ये मैं ये कहना चाहते हैं कैसा हमारा एग्रीकल्चर सिनेरियो है, कैसा माइक्रो एनवायरनमेंट है, ऐसा देखते हुए टेक्नोलॉजी को मैं फार्मर्स के पास लेके जाए। एक टेक्नोलॉजी सबका पास जो पहले लेके जाते थे सबके लिए अलग अलग मैं लेके जाए। एक किसान 3 खेती में 3 टाइप ऑफ कल्टीवेट करते हैं, उसके लिए 3 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, तब तो हमारा फार्मर का बहुत लाभ होगा, फलन बहुत अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल होगा। बड़े बाबू गाड़ी की ट्यूनिंग करा लीजिएगा। क्या? ठीक है। हेलो यंग लेडी। गुड मॉर्निंग सर। बड़े बाबू आपने गाड़ी के ऑयल और एयर फिल्टर क्लीन करा लिए? और शाह जी टायरा विच हवा चेक करा लेना। ओफो परेशान कर दिया। बिगड़ते क्यों हैं बड़े बाबू? पता है आपकी वाइफ ने आपकी शर्ट के पीछे क्या लिख कर लगाया हुआ है? क्या? कृपया मेरे भुलक्कड़ पति को तेल की बचत के बारे में ये बातें जरूर याद दिला दें। तेल की बचत यानी प्रदूषण रहित स्वच्छ पर्यावरण। क्या आपने अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराया? किसानों की कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक अब किसान कार्ड जारी कर रहे हैं ताकि उन्हें निजी व्यापारियों पर निर्भर ना होना पड़े। देश का सबसे बड़ा बैंक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब किसानों के हित में काफी निवेश भी कर रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री मधुकर। जब हरित क्रांति 1965-66 के आसपास शुरू हुई, उसी वक्त हम लोगों ने भी प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र के अंदर अपनी फाइनेंसिंग स्टार्ट कर दी। उस ज़माने में हमारा जो देश का जो एग्रीकल्चर या कहिए खाद्यान्न प्रोडक्शन था वो करीब 74 मिलियन टन हुआ करता था। जब हम कृषि क्षेत्र में अपने फाइनेंसिंग सिस्टम्स के साथ आए तो कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन न केवल सक्सेसफुल हुआ बल्कि अब भारत 200 मिलियन टन तक का उत्पादन जो है वो कर रहा है। हमारी जो कृषि क्षेत्र में सबसे पहले जो हम लोगों ने कार्य किया वो ये कि खाद्यान्न और इसी तरह से जो कि कैश क्रॉप्स हैं उनको कैसे फाइनेंस किया जाए। ये उत्पादन ऋण व्यवस्था थी, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी लिंक रिक्वायरमेंट्स थे किसान के,
जैसे कि सिंचाई कुएं के द्वारा या बड़ी सिस्टम के द्वारा वो हम लोगों ने जो है वो की। साथ साथ पशुओं के लिए भी अगर उनको ज़रूरत थी, चाहे बैल खरीदने के लिए, चाहे दूध देने वाले पशुओं के लिए, चाहे वो मुर्गी पालन के लिए, या इसी तरह से और भी, चाहे मधुमक्खी पालन के लिए, रेशम के कीड़े पालने के लिए, ये सारे ही जो भी भारत में कृषि या कृषि से संबंधित जो भी किसान की कार्य करने के लिए ज़रूरत थी, उन सबको ऋण देने की व्यवस्था हमने जो है न केवल की बल्कि लोगों को सिखाया भी, ग्रामीण लोगों को जाके ये बताया भी कि आप अपने 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 लिए क्या क्या काम कर सकते हैं और उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक से कैसे आपको ऋण मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि देश जो है वो अब कहते हैं कि विश्वकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए भी हम लोगों ने अपने जो उद्देश्य हैं उनको भी आगे बढ़ाया। एक तो ये किया कि जो भी एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको फाइनेंस करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग देने को तैयार हो गए हैं, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी या तकनीक चाहिए वो भी हम अपने माध्यम से बैंक के अफसरों के द्वारा जो है वो किसानों को बताते हैं। जैसे कि किस तरह से मशरूम उगाए जाएं, या किस तरह से जो है वो पुष्प फ्लोरिकल्चर जो है कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल न केवल विदेशों में बल्कि देश के अंदर भी पुष्प का जो है वो इधर से उधर देने का, फूलों का बहुत प्रचलन हो गया है, अच्छा पैसा बनता है। तो ये भी हम सिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो ऑर्चर्ड जो है फलों के ऑर्चर्ड बनाए जाएं। कीनू की खेती गंगानगर में बहुत हो रही है, उसके लिए कितना पैसा हम लोग दे सकते हैं, ये कार्य हम लोगों ने बताया। और साथ साथ ये भी कि जो नॉर्मल वैसे भी जो किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी किस तरह से सरलता से वो हमसे पैसा ले ले, और अगर उसका पैसा उसके पास बचा हुआ है तो कैसे वो हमारे पास रखे और सरलता से वो वापस ले ले, लेकिन उसको ब्याज अधिक जो है अधिक अपने डिपॉजिट पर मिले। इन दो उद्देश्यों से लेके हमने 2 स्कीम अभी हाल फिलहाल में बनाई है। एक स्कीम का तो नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड जो है इसके तहत एक किसान अपने फसल के लिए, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे वो किसी खाद्यान्न को उत्पादन करने की फसल हो, या कॉटन को जो है उसकी फसल हो, मतलब कैश क्रॉप्स के लिए या फूड क्रॉप्स के लिए, दोनों के लिए ही वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सरलता से बैंक से पैसा ले सकता है। इसमें पहले क्या होता था कि हर फसल पे उसको बैंक पर जाना पड़ता था और उसको अपने जो है लिमिट बनवानी पड़ती थी। अब जब ये कार्ड उसको पास मिल जाएगा तो उसको बार बार अपनी लिमिट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार जो भी उसकी खेती की रिक्वायरमेंट है, उसकी खेत की जो उसके पास होल्डिंग्स है उसको देखते हुए, और उसका जो प्लान है क्या उसको उगाना है उसको देखते हुए बैंक एक लिमिट बना देता है। और इसमें एक सुविधा ये भी दी गई है कि न केवल उत्पादन के लिए बल्कि अगर उसको घर के लिए या घर में कोई बीमारी या किस तरह की कोई आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान है, और उसमें उस लिमिट क्रेडिट कार्ड के अंदर वो पैसा भी वो ले सकता है। तो ये तो रही किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम। और दूसरी स्कीम है जिसको कहते हैं हम लोग किसान मित्र जमा योजना। इसमें मुख्यतः उद्देश्य ये है कि वो लंबी अवधि पर बैंक में पैसा जमा करके जो लंबी अवधि के जमा पर जो ब्याज मिलता है उसका वो पूरा फ़ायदा उठा सके। लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो जैसे बचत खाते में वो जल्दी से पैसा निकाल सकता है, उसी तरह से इस मित्र जमा योजना के अंदर भी किसान जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी तब वो पैसा जो है वो निकाल सकेगा। इस प्रकार की ये दूसरी हमारी नई योजना है। आपने ये जो किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है, इसका प्रसार प्रचार कितना हुआ है? क्या यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है या आपकी प्रत्येक शाखा में देश के हर हिस्से में ये मिलता है? ये जो हमारी स्कीम जो है वो सारे ही शाखाओं में जहाँ भी हम किसानों को जो है ऋण दे रहे हैं वहाँ ये स्कीम जो है वो लागू है।
लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि हमारे साथ कम से कम 2 साल तक उनका जो है हमारी रिलेशनशिप अच्छी रही है और उनको जो है वो कम से कम 5,000 से ऊपर का जो है वो ऋण की ज़रूरत पड़ रही है। यदि कभी भगवान न करे किसी किसान की फसल खराब हो जाए, तब उस स्थिति में वो अपना ऋण अगर समय पर वापस न कर पाए इस क्रेडिट कार्ड के तहत, तब आप क्या उसको कोई और सहूलियत ऐसी देते हैं कि वो अगली फसल के वक्त उस पैसे को जमा करवा दे? हाँ, देखिए तो किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा भी बैंक जो है वो हमेशा इस बात का पहले से ही ध्यान रखता है कि अगर उसको किसी किसान को किसी वजह से वो पैसा नहीं मिल पाता तो उससे बातचीत करके उस पिछले पैसे को किस प्रकार से वसूल किया जाएगा वो नियम बन जाते हैं। तो वो सुविधा जो है वो बैंक बराबर देता है।